चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जाम क्रैक करने का एकदम सॉलिड और स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पेश करती है। इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाना आसान नहीं लगता, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी की जाए तो इस चुनौती को बिल्कुल पार किया जा सकता है। इस एग्जाम के लेवल को समझने के लिए एक बार इस नंबर पे गौर करते हैं। 50,000। हर साल लगभग 50,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की रोल्स के लिए मुकाबला करते हैं। और सच्चाई ये है कि सक्सेस रेट काफ़ी कम है। भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन एक ठोस रणनीति के साथ इस मुकाबले में आगे निकलना 100% संभव है। आज के इस सेशन का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, द यूजीसी नेट चैलेंज। दूसरा, सोशियोलॉजी सिलेबस को डिकोड करना। तीसरा, पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स का एनालिसिस। चौथा, सबसे ट्रिकी असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस को मास्टर करना। और पांचवा, एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना। एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होने से एंजाइटी कम होती है और एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहला सेक्शन है द यूजीसी नेट चैलेंज। किसी भी बड़े और इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एग्जाम का सामना करना आसान नहीं होता। जब सिलेबस इतना विशाल हो तो कैंडिडेट्स का शुरुआत में परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसे क्लियर करने के लिए एक अलग ही लेवल की दिशा चाहिए होती है। यहां सबसे अहम बात यह समझना है कि इस एग्जाम में सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। ये एग्जाम लगभग 10 विशाल यूनिट्स में फैले हुए 300 से ज्यादा अलग अलग सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ को टेस्ट करता है। अनोमी, पेट्रियार्की, लेबलिंग से लेकर सोशल कोहिजन तक इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बारीकियों पर एक मजबूत पकड़ होना अनिवार्य है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सिलेबस को डिकोड करना और कोर फोकस एरियाज तय करना। इतने बड़े पाठ्यक्रम को देखकर घबराने के बजाय एस्पिरेंट्स को चाहिए कि टॉपिक्स को उनके वेटेज के हिसाब से बांट लें। यही सच्चा स्मार्ट वर्क है। सिलेबस में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनका वेटेज हमेशा हाई रहता है, जैसे यूनिट 1 जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी पर आधारित है, यूनिट 2 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है, और यूनिट 10 जिसमें कल्चर और सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी अकेला सिलेबस का 15% से ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें एथनोग्राफी, सैम्पलिंग मेथड्स और डेटा एनालिसिस आते हैं। इन फाउंडेशनल थ्योरीज और रिसर्च टेक्निक्स पर पकड़ बनाना सफलता के लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और जहां तक यूनिट 1 का सवाल है, ये पूरे सिलेबस का एंकर है। इसमें उन फाउंडेशनल फ्रेमवर्क्स को समझना होता है जो बताते हैं कि समाज आखिर काम कैसे करता है। इसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की क्लासिकल थियरी तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि B.R. अम्बेडकर और G.S. घुरिये जैसे इंडियन पायोनियर्स की विचारधाराओं को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तीसरा सेक्शन, पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स का एनालिसिस। मार्क्स आखिर छुपे कहाँ हैं? अगर हिस्टोरिकल डेटा और पिछले सालों के पेपर्स को देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पेपर एक्चुअल में सेट कैसे होता है। डेटा और ट्रेंड पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसे सेक्शंस हैं जो कंसिस्टेंटली हर साल सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाते हैं। वहीं इंडियन सोशियोलॉजी से हर साल लगभग 20 मार्क्स के सवाल आते हैं जो मुख्य रूप से कास्ट और मार्जिनलाइजेशन पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम में सफल होने के लिए एक ड्यूअल फोकस की जरूरत होती है। एक तरफ यूरोपियन क्लासिकल थ्योरीज जैसे मार्क्स और वेबर को डीपली समझना जरूरी है, तो दूसरी तरफ इंडियन थिंकर्स द्वारा बताए गए सामाजिक भेदभाव और मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स जैसे श्रीनिवास और अंबेडकर की राइटिंग्स, इनकी भी एकदम कठिन समझ होनी चाहिए। अगर पिछले मेमोरी बेस्ड पेपर्स को उठाकर देखें तो साफ दिखता है कि क्वेश्चंस अक्सर इंडियन थिंकर्स के कामों की एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी पूछते हैं, जैसे कि G.S. घुरिये के 1932 में आई किताब कास्ट एंड रेस इन इंडिया को बाकी किताबों के साथ सही सीक्वेंस में लगाना। ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स सीधे मार्क्स दिलवाते हैं। चौथा सेक्शन, मास्टरिंग असर्शन एंड रीजनिंग। ये किसी भी एस्पायरेंट के लिए अल्टीमेट टेस्ट है और अक्सर सबसे बड़ा डर भी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसी टैक्टिकल अप्रोच समझेंगे जो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को पूरी तरह आसान बना देगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टॉपर्स इन असर्शन और रीजनिंग के ट्रैप्स को आखिर तोड़ते कैसे हैं। अक्सर गलती ये होती है कि इन दो स्टेटमेंट्स के बीच खुद ही एक झूठा लॉजिकल लिंक बना लिया जाता है। हमें इस आदत को पकड़ना और बदलना है। इसे सॉल्व करने से पहले दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग समझना जरूरी है। असर्शन एक एकेडमिक क्लेम या दावा होता है, दूसरी तरफ रीजन वो स्टेटमेंट है जिसका काम उस दावा को सही तरीके से एक्सप्लेन या जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन फॉर्मेट याददाश्त नहीं, बल्कि सब्जेक्ट की असली और गहरी समझ को टेस्ट करता है।
इन्हें सॉल्व करने का एक एकदम सॉलिड स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहला स्टेप, असर्शन और रीजन को पूरी तरह अलग अलग पढ़ें। दूसरा स्टेप, ये तय करें कि क्या असर्शन खुद में सच है। अगर गलत है तो तुरंत आगे के ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। और तीसरा, अगर दोनों सच हैं, सिर्फ तभी एस्टेब्लिश करें कि क्या रीजन वाकई सीधे तौर पर असर्शन का कारण बन रहा है या नहीं। इस कोर फिलॉसफी को हमेशा जहन में रखना चाहिए। एक रीजन को अपनी एक्सप्लेनेटरी जगह खुद कमानी पड़ती है। सिर्फ इसलिए कि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही आसपास के टॉपिक से जुड़े हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक स्टेटमेंट दूसरे की वजह है। ये छोटी सी बात एग्जाम में ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में 5वां सेक्शन, एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एक ऐसी डेली ट्रेनिंग रेजिमेन जो इस स्ट्रैटेजी को पेपर पर से उठाकर सच्चाई में बदल दे। कामयाब एस्पिरेंट्स की कुछ पक्की डेली हैबिट्स होती हैं, जैसे कंसेप्चुअल पेयर्स के लिए एक कॉज एंड इफेक्ट नोटबुक मेंटेन करना, जो सीधे तौर पर उन रीजनिंग क्वेश्चंस को टारगेट करती है। हर लंबोज या शेफर जैसी स्टैंडर्ड बुक से खुद के नोट्स निकालना। नॉलेज गैप्स ढूंढने के लिए पिछले 10 सालों के पेपर्स को बारीकी से एनालाइज करना। और एग्जाम जैसी एग्जैक्ट कंडीशन क्रिएट करके रेगुलर मॉक टेस्ट देना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक रिगरस, डीपली एनालिटिकल माइंडसेट एग्जाम के दिन उस पुरानी रोट मेमोराइजेशन वाली अप्रोच को हरा पाएगा? जवाब है पूरी तरह से हाँ। एक सॉलिड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर स्ट्रैटेजी ही सफलता की सच्ची कुंजी है। उम्मीद है इस ब्लूप्रिंट से एक नई स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी मिली होगी, जो इस एग्जाम की तैयारी को एक नया रुख देगी। इस मास्टर प्लान पर अपना काम शुरू करें और इस एग्जाम को क्रैक करें।